नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। शुरुआत करते हैं 8 बजे की खबरों के साथ। दिल्ली में केजरीवाल मंत्रिमंडल की पहली बैठक, किसी भी अतिक्रमण को गिराने पर लगाई रोक, सचिवालय में एंट्री नहीं मिलने से नाराज पत्रकार। बिहार के मुख्यमंत्री को पटना हाईकोर्ट से झटका, अदालत ने वित्तीय फैसले लेने पर लगाई रोक, जीतन राम मांझी ने दिल्ली में डाला डेरा। व्यापम घोटाले में कांग्रेस का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप, कहा घोटाले में शामिल शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी ने किया बचाव। और भारत श्रीलंका के बीच असैन्य परमाणु करार समेत 4 समझौते, सुरक्षा और सामुद्रिक क्षेत्र में सहयोग पर जोर। थोक महंगाई दर 0 से नीचे, खाने पीने की चीजें हुई महंगी, आरबीआई पर बढ़ा ब्याज दरों में कटौती का दबाव। और अब पहली खबर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज का आज पहला दिन था। नई कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार को पत्रकारों की नाराजगी झेलनी पड़ी। रिपोर्टिंग के दौरान रोक-टोक को लेकर पत्रकारों ने जब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सामने विरोध दर्ज कराया तो वो बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए चले गए। ये नजारा है दिल्ली सचिवालय का, जहां प्रवेश से पाबंदी को लेकर मीडिया और सरकार आमने सामने थी। सरकार ने सोमवार का दिन मीडिया के लिए मुकर्रर किया था, लेकिन सुबह से ही पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। मनमानी का आलम ये था कि पीआईबी और डीआईबी कार्ड वाले पत्रकारों को सचिवालय में दाखिला नहीं मिला। दिन भर चली वार्ताओं के दौर के बाद भी जब मामला नहीं सुलझा तो देर शाम कैबिनेट ब्रीफिंग करने आए मनीष सिसोदिया पर पत्रकारों ने अपना गुस्सा निकाला, जिसके बाद मनीष प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। मनीष सिसोदिया आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। हमने कहा बिल्कुल आइए, हम बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करेंगे। उसके बावजूद वो यहाँ से उठकर चले गए। न जाने क्यों चले गए, उन्हें क्या लगा। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए हम सारे लोग बैठे थे और फोटोग्राफर्स ने अपना एक गुस्से का इजहार किया। उन्हें उसे समझना चाहिए था। दिल्ली इंफॉर्मेशन प्रेस के प्रमुख ने भी मीडिया पर पाबंदी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और दिल्ली सरकार से जल्द मीडिया पर ऐसी पाबंदी हटाने की मांग की। अधिकारी या मंत्री मिलता है नहीं मिलता है, ये उसका विशेषाधिकार है, लेकिन जाने से जैसे यह है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बार बार क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अभी हम उम्मीद करते हैं कल तक इसमें कोई न कोई रास्ता निकल आएगा और हम सरकार से अपेक्षा भी करते हैं, मांग भी करते हैं। लोगों को दिल्ली सरकार की पहली बैठक से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस विवाद की वजह से फैसलों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। ये पहली बार नहीं जब आम आदमी पार्टी ने मीडिया पर इस तरह की पाबंदी लगाई है। इससे पहले 49 दिन की सरकार में भी इसी तरह से सचिवालय में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसे बाद में सुलझाया गया था। 67 सीटें जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये नसीहत तो बखूबी दी थी कि किसी भी कार्यकर्ता, मंत्री या विधायक में घमंड ना हो, लेकिन ये नसीहत उन्होंने खुद नहीं अपनाई। इसीलिए लोकतंत्र के चौथे खंभे पर पाबंदी लगाकर केजरीवाल ने ये साबित कर दिया कि विपक्ष की भूमिका ना होने की वजह से उन्हें जवाबदेही की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। हालांकि बाद में प्रेस रिलीज के जरिए दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि किसी भी तरह के अतिक्रमण को फिलहाल नहीं गिराया जाएगा। बिजली पानी के मामले पर संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब की गई है और 23-24 फरवरी को नवनिर्वाचित दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र बुलाने की सिफारिश की गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नई सरकार को हर मुमकिन सहयोग का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस को निर्देश भी दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली नई सरकार को पूरी मदद करे। दिल्ली पुलिस के 68वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास में असामाजिक तत्वों की हरकतों को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। गृह मंत्री के मुताबिक राज्यों के विकास से ही देश का विकास संभव है। दिल्ली में जो नई सरकार बनी है, इस नई सरकार को हमारी दिल्ली पुलिस के द्वारा भरपूर सहयोग मुहैया कराया जाना चाहिए, ताकि नई सरकार यहां विकास के मार्ग को ठीक तरीके से प्रशस्त कर सके। तो केंद्र सरकार की तरफ से बार बार इस तरह के
बातें कही जा रही हैं कि हम मदद करेंगे और सहयोग का भरोसा दिलाया जा रहा है। आपने राजनाथ सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस हर तरह से हर मुमकिन सहयोग करेगी राज्य सरकार की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए। और इसके अलावा आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सौरभ भारद्वाज। आप पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आज आप लोगों की कैबिनेट का पहला दिन था। आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपसे ये जरूर सवाल करना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता ने भरपूर आप लोगों को भरोसा दिलाया और आपके ऊपर पूरा अपना भरोसा जताया। 67 सीटें आप लोग जीत कर आए, लेकिन ऐसा लगता है कि जनता की उम्मीदों के बोझ से आप लोग डर गए हैं और पत्रकारों के सवालों का सामना नहीं करना चाहते। सौरभ जी जी जी, आपने मुझसे सवाल किया? जी बिल्कुल। हेलो जी सौरभ जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हम पत्रकारों हम पत्रकारों का और मीडिया का पूरा सम्मान करते हैं और हमारी सरकार की ये कोशिश रहेगी कि आपस में कोऑपरेट करके पूरा काम करा जाए। मगर कुछ चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी कि बहुत ज़्यादा अगर मीडिया का प्रेशर आप पहले दिन से सरकार पे बना लेंगे तो सरकार भी स्वायत्तता से, ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगी। बहुत ज़्यादा आलोचना, बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी भी हानिकारक होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो पुरानी सरकारें काम करती रही हैं तो उनकी ज़्यादा आलोचना करती रही है मीडिया और इसलिए आप लोग उसे दूर रखना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश के अंदर 8 महीने पहले भी एक सरकार बनी है, मगर उस सरकार से कभी मीडिया ने पहले दिन से नहीं पूछना शुरू किया कि आप आज क्या करेंगे, आज शाम तक क्या करेंगे, कल सुबह तक क्या काम करेंगे। तो ये दोहरी नीति मीडिया ने भी पूछा है सौरभ, और आपकी पार्टी ने भी लगातार ये सवाल उठाए हैं। अभी 9 महीने ये गुजरे हैं केंद्र सरकार को बने हुए, लेकिन आपकी पार्टी हो या मीडिया का कोई भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा है। लेकिन कम से कम मीडिया को उसके निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आपको जगह तो देनी चाहिए। क्यों नहीं आप लोग उस जगह को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से आप लोगों की बात जनता के सामने आ सके? कम से कम ये लगे कि आप मीडिया से भाग नहीं रहे हैं और जनता के दायित्वों के प्रति पूरी तरह से सजग हैं। आज मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन किन लोगों के लिए काम करता है, किन लोगों के लिए आपको पता है कि लॉबिंग करता है, ये सबको पता है, जग जाहिर बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए। ये देश की जनता देख रही है कि 8-9 महीने की जो सरकार चली है, मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि उस सरकार से किसी बारे में भी सवाल जवाब कर ले। मीडिया 100 दिन बाद भी हिचकिचा के सोच रही थी कि इनका 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड हम पेश करें या जो सरकार पेश करना चाहती है उसी का प्रचार करें। तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोग कैबिनेट की पहली बैठक के दिन से मीडिया पर उल्टा हमला करने लगे, मीडिया पर सवाल उठाने लगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कम से कम आप लोगों के प्रति भी जो मीडिया की सहानुभूति रही है उसका भी ख्याल रखेंगे। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग मीडिया की इस भावना का जरूर ख्याल रखेंगे और मीडिया के अधिकारों को जगह देंगे, मीडिया वालों को। लेकिन आप लोगों ने आज एक और कैबिनेट में फैसला किया है, भले ही प्रेस रिलीज के जरिए आप लोगों ने बताया। कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि बिजली पानी के बारे में जो रिपोर्ट है वो संबंधित विभागों से ली जाए। आप लोग तो कहा करते थे अपने घोषणा पत्र बनाते हुए कि हमने पूरी तरह से रिसर्च तैयार कर लिया है और हमने पूरी तरह से प्रॉपर रिसर्च कर लिया है कि हमें कैसे बिजली पानी के दाम को कम करना है, कैसे पानी मुफ्त देना है और बिजली आधा करना है। फिर आपको सरकारी विभागों से, सरकारी महकमों से रिपोर्ट क्यों तलब करनी पड़ रही है? बिल्कुल, क्योंकि जो फैसले हमने किए हैं या जो भी हमने रिपोर्ट तैयार की है वो एक पार्टी ने तैयार की है, मगर अब एक सरकार है
तो सरकार का काम सरकारी तरीके से किया जाएगा, उन विभागों से जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने सारा लेखा जोखा तैयार किया इन विभागों का, उनसे रिपोर्ट तलब की जाएगी और उसको हमने जो चीज अज्यूम की है उसके साथ मैच किया जाएगा और जो कुछ निर्णय होंगे वो आप लोगों के सामने आएंगे। ऐसा लगता है कि पावर लाइन में कहीं उलझ गई है दिल्ली की सरकार, आप लोग का रिसर्च पूरा नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों का कॉपरेशन रहेगा और आप लोगों का साथ रहेगा तो हम लोग उलझेंगे नहीं, सारे मसले धीरे धीरे सुलझेंगे। हमारा कॉपरेशन आप लेने के लिए तैयार हो तब तो, क्योंकि आप तो मीडिया को खुद ही दूर करने पे लगे हुए हैं आप सब। मीडिया तो चाहती है कि आप लोगों की प्रॉपर रिपोर्टिंग हो, लेकिन आप लोग मीडिया को उतनी जगह नहीं, उतनी स्पेस नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक और फैसला आप लोगों ने इम्पोर्टेंट किया है आज कैबिनेट में, और वो ये किया है कि डिमोलिशन ड्राइव नहीं चलाई जाएगी दिल्ली में। एक तरफ आप कहते हैं कि दिल्ली को खूबसूरत वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाना है, दूसरी तरफ आप कोई डिमोलिशन ड्राइव नहीं चलाएंगे। इसका मतलब तो ये लग रहा है कि जैसे आप दिल्ली वालों को पूरी छूट दे रहे हैं कि कहीं पे भी झुग्गी बसाओ, कहीं पर भी अतिक्रमण बनाओ, आप लोग की छूट रहेगी। जी आप इस बात को समझिए कि डिमोलिशन ड्राइव नहीं होगी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं पे भी एनक्रोचमेंट कर सकते हैं। एनक्रोचमेंट करने के खिलाफ जो कानून है वो है और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, मगर जो लोग ऑलरेडी जहां रह रहे हैं उनका जब तक आप दूसरा रहने का कोई उपाय नहीं ढूंढते तब तक आप उन झुग्गियों को नहीं तोड़ेंगे। और ये सिर्फ हमारी पार्टी का नहीं, बाकी जो भाजपा का भी जो घोषणा पत्र था, जितनी भी उनकी एडवर्टाइजमेंट्स थी, उन्होंने भी यही कहा था, जहां झुग्गी वहीं पे पक्के मकान। तो मुझे लगता है कि इस पे तो सभी पार्टीज की एक ही राय है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सही सहूलियतें हमें मुहैया करानी चाहिए। लेकिन क्या इससे नहीं लगता है कि एक तरह से और क्योस बढ़ जाएगा दिल्ली में? मैं फिर से उस सवाल को दोहरा रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जहां मैं बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आदमी अगर आपके यहाँ ऑलरेडी किसी झुग्गी या झोपड़ी में रह रहा है और उसकी झुग्गी को आप तोड़ देते हैं और उसको सड़क पे ले आते हैं, फुटपाथ पे ले आते हैं, तो जरूर आप एक कैओस को जन्म दे रहे हैं। मगर अगर आप उसके लिए कुछ सिस्टमैटिक तरीके से उपाय ढूंढते हैं तो आप कैओस को कम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगी। आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र में 70 वादे किए हैं। पहले दिन आपने बिजली पानी की रिपोर्ट तलब की है, बाकी वादे कब तक पूरे होंगे? बिल्कुल, जो भी मैंडेट होता है, जिस भी सरकार को मिलता है, वो 5 साल का मैंडेट होता है और जो मैनिफेस्टो होता है उसके लिए भी जनरली मोटे मोटे तौर पे 5 साल की समय सीमा होती है जिसके अंदर वो सरकार वो काम करती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5 साल का इंतजार करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उन वादों को पूरा करें, मगर हम कोई बहुत एग्रेसिव टाइमलाइन नहीं देना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जनता का दिल बहुत एग्रेसिव टाइमलाइंस को दे के तोड़ा जाए। बट हम उसके लिए वचनबद्ध हैं और जल्द से जल्द करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि जिस तरह से जनता के साथ आप लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, मीडिया के साथ भी उतनी ही उदारता से पेश आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये थी पहली खबर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। अमिताभ कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, आधी हकीकत आधा फसाना। देखिए देश देशांतर कुंडू कमेटी रिपोर्ट आज रात 8:30 बजे। खबर बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मांझी सरकार से कहा है कि वो वित्तीय फैसले नहीं लें। दिल्ली में मौजूद मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा। चर्चा ये भी है कि वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मिलना चाहते हैं। पटना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बड़े फैसले लेने से रोक दिया है। कोर्ट ने उनसे कहा है कि वो सामान्य फैसले ही लें।
जेडीयू विधायक नीरज कुमार की याचिका पर अदालत ने ये निर्देश दिया। जेडीयू विधायक इसकी शिकायत राज्यपाल से भी कर चुके हैं। और ऐसी सरकार जिसे राज्यपाल ने 20 तारीख को अपना बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दिया है, वह सरकार प्रतिदिन ऐसे फैसले ले रही है जिसका प्रशासन पर और वित्तीय प्रबंधन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। उधर सियासी संकट के बीच विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। जेडीयू ने विपक्ष का दर्जा देने की मांग की है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी ने स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर हमको भरोसा नहीं है और हमको लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष कोई गलत निर्णय करेंगे, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर की है। उधर विश्वास मत की जुगत में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। रविवार को उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। उनका बीजेपी के दूसरे नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। मांझी इन मुलाकातों को सामान्य बता रहे हैं और उन्हें बिहार बीजेपी के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिल सकता है, किसी केंद्र के मंत्री से मिल सकता है, इसलिए मिलना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी इसीलिए समय दिया होगा कि राज्य का मुख्यमंत्री मिलना चाह रहा है, अपने राज्य के इश्यूज पर बातचीत करना चाह रहा है, तो क्या गलत है इसके अंदर? मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाने का और असेंबली भंग करने का मेरा कतई ये भावना नहीं है। हम 20 तारीख को उस समय भी फिक्स किया था, महामहिम राज्यपाल ने भी फिक्स किया। उस दिन हम ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ को देखेंगे और विश्वास मत प्राप्त करेंगे। जेडीयू का आरोप है कि मुख्यमंत्री बीजेपी और प्रधानमंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि 20 फरवरी को विश्वास मत के दौरान उसकी रणनीति क्या होगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और ने मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने 48 जगहों पर नाम लिया जहां शिवराज सिंह के नाम हैं। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि जिस दस्तावेज के आधार पर पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत को गिरफ्तार किया गया था, उसी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम भी शामिल हैं। लिहाजा कांग्रेस का यह दावा है कि वो इस्तीफा दें और उनकी गिरफ्तारी हो। हालांकि बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ब्लैकआउट करना है आपके हाथ में है। हमने तो आपके पब्लिक डोमेन में जनता के सामने बात डाल दी है और इसके आधार पर हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें और अगर मेरा शपथ पत्र गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। पहले भी कई सारे आरोप ऐसे ही किए थे, ऐसे ही लगाए मुख्यमंत्री पर और सब के सब आरोप गलत साबित हुए हैं, गलत सिद्ध हुए हैं। उसके भी सारे तथ्य जो है बहुत जल्द जनता के सामने आएंगे। पश्चिम बंगाल की बनगांव लोकसभा सीट समेत 6 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। बनगांव लोकसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार ममता बाला ठाकुर ने जीत दर्ज की है। उन्होंने सीपीएम के देवेश दास को हराया है। वहीं कृष्णगंज विधानसभा सीट भी टीएमसी के खाते में ही गई है। अरुणाचल प्रदेश की लिरोमोबा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है और गोवा की पणजी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 6ठी बार जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र की मुखेड़ विधानसभा सीट पर बीजेपी, तमिलनाडु की श्रीरंगम से एआईएडीएमके और आंध्र प्रदेश की तिरुपति से टीडीपी ने जीत हासिल की है। सभी सीटों पर 13 फरवरी को वोट डाले गए थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता आरआर पाटिल का आज निधन हो गया। पिछले कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे। पाटिल ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में आखिरी सांसें ली। पाटिल महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे। 57 साल के पाटिल 6 बार विधायक रहे और उनकी गिनती महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेताओं में होती थी। मुंबई हमले के समय वो राज्य के गृह मंत्री थे और उनके निधन पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक जताया है। एक अच्छा प्रशासक, साफ सुथरी छवि, बहुत अच्छा ओरेटर, स्पीकर और एक अच्छा व्यक्ति, इंडिविजुअल आज हम में रहा नहीं। उनकी क्षति किसी भी प्रकार से पूरी नहीं हो सकती। हमने ये तय किया है कि उनको स्टेट फ्यूनरल दिया जाएगा। कल उनके गांव में ही उनका अंत्यविधि होगा और हमने एक दिन का दुख भी उस निमित्त से घोषित किया हुआ है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में वरिष्ठ सीपीआई नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है। गंभीर रूप से जख्मी पानसरे और उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पानसरे पर हुए हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी हमले की निंदा की है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जांच की मांग की है और इस बीच सीपीआई ने राज्य में अपने नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। महाराष्ट्र के सभी कम्युनिस्ट नेताओं को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। देश के भी तमाम बड़े बड़े नेताओं को, कम्युनिस्ट पार्टियों के, वामपंथी दलों के, मोदी की सरकार को सुरक्षा गार्ड देने चाहिए, वरना वो सबकी जान आफत में आ गई है। दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत और श्रीलंका ने आज आपसी संबंधों की दिशा में एक नई छलांग लगाई। दोनों देशों के बीच आज असैन्य परमाणु सहयोग समेत 4 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर दोनों देशों ने पुराने इतिहास को भुलाकर सुरक्षा और सामुद्रिक क्षेत्र में सहयोग के वादे किए। भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को द्विपक्षीय रिश्तों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। शिखर वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण समझौता परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ। इसमें परमाणु सामग्री और तकनीक से लेकर प्रशिक्षण और रिएक्टर बनाने तक में सहयोग शामिल है। The bilateral agreement on civil nuclear cooperation is yet another demonstration of our mutual trust. This is the first such agreement Sri Lanka has signed. It opens new avenues for cooperation, including in areas like agriculture and healthcare. दोनों देशों के बीच कृषि विकास, नालंदा विश्वविद्यालय और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने से जुड़े समझौते भी हुए। साथ ही भारत ने श्रीलंका को विकास के सभी क्षेत्रों में सहयोग का वादा भी किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना ने बताया कि दोनों देश सामुद्रिक सुरक्षा में भारत, श्रीलंका और मालदीव त्रिपक्षीय सहयोग के लिए सहमत हुए हैं। And the friendship between the two countries, not only it will build stronger relations, not only locally but as well as in international forums. India will support us and have more understanding between the two countries, building more relationships and strengthening the ties between the two countries. And we agreed to work on a mutual understanding, and it's very clear. दोनों नेताओं के बीच श्रीलंका में तमिलों को मुख्य धारा में शामिल कराने के उपायों से लेकर मछुआरों की गिरफ्तारी को मानवीय तरीके से हल करने पर भी बात हुई। सिरिसेना रविवार शाम से 4 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है और सिरिसेना ने अपने पहले दौरे के लिए भारत का चुनाव कर अपनी प्राथमिकता बताने की कोशिश की है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में पूरे दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप पर भी काफी विस्तार से चर्चा हुई और भारत ने इस बात के लिए आगाह किया कि पूरे दक्षिण एशिया का फिर से औपनिवेशिकरण नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए भारत ने श्रीलंका को हर तरह की तकरीबन शर्तहीन सहायता देने का आश्वासन किया। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ अखिलेश सुमन। और अब खबर अर्थ जगत से। खाने पीने की चीजें महंगी होने के बावजूद जनवरी में थोक महंगाई दर गिरकर नेगेटिव हो गई है। पिछले महीने ये दर -0.39% थी। 5.5 साल में थोक महंगाई दर का ये सबसे निचला स्तर बताया जाता है, लेकिन खाद्य महंगाई दर 6 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 3 महीने में दूसरी बार थोक महंगाई दर में गिरावट आई है। दिसंबर में 0.11% के मुकाबले जनवरी में ये और गिरकर -0.39% पर आ गई। जानकारों का मानना है कि इस गिरावट से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। इसको स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। आज मैंने देखा कल तक तो ऑयल प्राइसेस कम हो गई थी, आज फिर पेपर में देखा कि फिर 80% बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, अब डीजल ही बढ़ जाएगा। तो इससे ये तो फिनोमेना जो बड़ा टेम्परेरी फिनोमेना सा है। थोक महंगाई में गिरावट में सबसे बड़ा हाथ ईंधन और ऊर्जा का रहा। विनिर्माण उत्पादों के दाम भी कम हुए, लेकिन खाने पीने की चीजें महंगी हुई। दिसंबर में 5.20% के मुकाबले जनवरी में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8% पर पहुंच गई, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है।
गौर करने वाली बात है कि खाने पीने की चीजों के दाम में कोई कमी नहीं आई है, जबकि महंगाई का सबसे ज्यादा असर इसी सेगमेंट पर पड़ता है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की गिरावट की वजह से हुई है। थोक महंगाई दर में गिरावट के बाद ब्याज दरों में कटौती की मांग फिर जोर पकड़ेगी, लेकिन रिजर्व बैंक संकेत दे चुका है कि वो खुदरा महंगाई दर के हिसाब से इस पर विचार करेगा। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 4.28% थी, जो जनवरी में बढ़कर 5.11% हो गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब बात खेल जगत की। विश्व कप क्रिकेट में टीम में जगह न मिलने के बावजूद बल्लेबाज युवराज सिंह आईपीएल नीलामी में इस साल सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके हैं। आईपीएल नीलामी का 8वें सत्र में युवराज सिंह को 16 करोड़ रुपए में दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीद लिया है। पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने युवराज सिंह को 14 करोड़ रुपए में खरीदा था। दिनेश कार्तिक को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। दिल्ली डेयरडेविल्स ने एंजेलो मैथ्यूज को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। केविन पीटरसन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 करोड़ में खरीदा। वहीं महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, तिलक रत्ने, दिलशान, जहीर खान, इरफान पठान, हाशिम अमला और रॉस टेलर के नाम की कोई बोली नहीं लगी। क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने टीम इंडिया में युवराज सिंह को नहीं चुने जाने पर सवाल भी उठाए हैं। मुझे ना तो बीसीसीआई के बारे में कुछ कहना है। बीसीसीआई है तो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको एहतराम करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। सेलेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता, उनका भी एहतराम करना चाहिए। जब आपको कप्तान ही कहता है कि मुझे युवराज सिंह टीम में नहीं चाहिए, तो फिर ना बीसीसीआई कुछ कर सकती है और ना ही सेलेक्टर्स कुछ कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार। मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में अबू सलीम समेत 2 और लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने अबू सलीम को धारा 120B और 302 के तहत दोषी करार दिया है। 1995 में प्रदीप जैन की हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के अभिभाषण के बाद 27 फरवरी को बजट सभा पटल पर रखा जाएगा। 11 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी रजत मजूमदार को शारदा चिटफंड मामले में आज कोलकाता हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। मजूमदार को सीबीआई ने बीते साल सितंबर में घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बीसीसीआई को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 2009 में 425 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान में विदेशी विनिमय संबंधी नियम कानून का कथित उल्लंघन मामले में भेजा गया है। पूर्वोत्तर नाइजीरिया के दमातरू शहर में हुए एक आत्मघाती हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। बस स्टॉप के करीब हुए इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। अब तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।